आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने दाओस में एरोवेस इनोवेशन के चेयरमैन और बानी किशोर लोला से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने रियासत में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आला ने रियासत में फिल्म और तख्लीकी सनतों के फ़रोग के लिए हुकूमत की पॉलिसियों और सहूलियात से आगाह किया, जबकि एरोस इनोवेशन के चेयरमैन ने आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। इस मुलाकात को आंध्र प्रदेश में रोजगार के नए मौके, फिल्म सिटी और डिजिटल हब के क़याम की सिमत में एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। तो वहीं झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन भी दाओस पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने इंडियन पवेलियन का दौरा किया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हेमंत सोरेन की मौजूदगी को रियासत झारखंड के लिए आलमी सरमायाकारी और सनती मौके के फरोग की जानिब एक अहम कदम माना जा रहा है। कश्मीर के हसास और अहम मौजू पर मबनी मारूफ मुसन्निफ और मुहक्किक बशीर असद की दो किताबें, कश्मीर द अनफिल्टर्ड ट्रूथ और इसके साथ ही हाउस विदाउट विटनेस की रस्म इजरा तकरीब दिल्ली में मुनक़िद हुई। इस तकरीब में मुल्क के मुमताज़ रियासती, सियासी, तालीमी और दानिश्वर शख्सियात ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में साबिक वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने किताबों की रस्म इजरा अंजाम दी और कश्मीर मसले पर संजीदा मुकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि तकरीब में मेहमानों की हैसियत से राज्यसभा के रुकन प्रोफेसर मनोज कुमार झा भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने खिताब में मुसन्निफ बशीर असद की तहकीकी काविशों को सराहते हुए कहा कि किताबें महज बयानियाँ नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़, ज़ाती मुशाहिदात और संजीदा तहकीक पर मबनी हैं, जो कश्मीर को समझने के लिए एक नई फ़िक्री सिमत फराहम करती है। जबकि इस मौके पर मुसन्निफ बशीर असद ने भी खिताब किया। मौजूद साबिक मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद साहब, सर आज कश्मीर जैसे हसास मौजू के ऊपर दो किताबों का रस्म इजरा हो रहा है, बशीर असद साहब की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किताब का इजरा हो रहा है और ऐसे मौजू पर हो रहा है जो हमारे मुस्तक़बिल के लिए, हमारे मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए और हर सूबे के मुस्तक़बिल के लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर का एक बहुत बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है और हिस्सा है। उन सब के लिए एक बहुत दूरअंदेशी सोच के साथ ये किताबें लिखी गई हैं। अब इन पर लोग गौर करें, इनको समझने की कोशिश करें और इनसे एक सही राह निकाल सकें, रास्ता निकाल सकें। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी दुआ है और अब आए देखें क्या होता है। सलमान साहब, आखिरी सवाल ये है, मौजूद दौर में नौजवान नस्ल को किस तरह से जोड़ा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है किताब के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप क्या मानते हैं किस तरह से नौजवान नस्ल को जोड़ा जाए, खास तौर से कश्मीरी नौजवान? देखिए, वो एक बहुत गहरा सवाल है और अगर इतना आसान होता इसका जवाब देना तो हम कब से जोड़ चुके होते। जाहिर है बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, कुछ कामयाब भी हुई, कुछ कामयाब नहीं भी हुई, लेकिन हम पूरी तरह से अभी लोगों को जोड़ नहीं पाए हैं। बुक रिलीज का, चूँकि कश्मीर पे हम सब, मैं व्यक्तिगत तौर पे पढ़ता भी रहता हूँ, लिखता भी रहता हूँ और बचपन से बताया गया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो उसके लिए जितनी हमारी चिंताएं होती हैं वो भी सदन के अंदर और आज भी उन चिंताओं को इस किताब के बरक से हमने सामने रखा और बातचीत हुई। मैंने कोशिश की है कि कश्मीर की सिचुएशन को मैं एक कम्पिटिटिव एनालिसिस में लाऊं, प्री 2019 एब्रोगेशन से पहले के कश्मीर और एब्रोगेशन से बाद का कश्मीर। अनफॉर्चुनेटली एक जो सिमिलैरिटी हमें दिख रही है वो ये है कि नरेटिव्स जो हैं, पोस्चरिंग जो है, वो पहले वहाँ की तरफ से हार्डन थी, अब यहाँ की तरफ से हार्डन है। मतलब अभी जिसे हम कहते हैं कि वो रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस शायद कहीं पे मिस हो रहा है। दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द बुक्स।
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक हसास मामला सामने आया, जहां एक खाली मकान में नमाज अदा करने पर 12 मुस्लिम अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो के बाद की गई, जिसमें मुबैना तौर पर मज़कूरा मकान के अंदर नमाज अदा की जा रही थी। इंतजामिया का कहना है कि कदम अमन व अमान बरकरार रखने के लिए एहतियाती बुनियाद पर उठाया गया है, जबकि मुकामी लोगों से कानून की पाबंदी और अमन कायम रखने की अपील की गई है। क्या नमाज भी नहीं पढ़ सकते क्या हम? अरे रास्ते पे पढ़ते हैं, आप लातों से मारते हो, डंडों से मारते हो, घर में पढ़ते हैं, आप केस कर रहे हो। तो ये इतनी नफरत फैलाएगा भाजपा देश के अंदर। डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म को नष्ट किया जा रहा है इस देश में। इतने साल से सब भाईचारे के साथ रह रहे थे, अब आज आपको नमाज पढ़ने से तकलीफ? क्यों आप पढ़े? किसी का प्राइवेट करे, तुम्हारे पेट पे क्यों दर्द हो रहा है? क्यों इतनी नफरत तुम फैलाना चाहते हो? तो हम चाहेंगे कि यूपी की सरकार इस बात का संज्ञान ले कि इस तरह की बात में किस धारा के तहत आपने अरेस्ट किया, कौन सा कानून का प्रावधान है, बताइए आप मेरे को। तो बेल हो गई, लेकिन आपको अरेस्ट करने का अधिकार ही नहीं है ऐसे केसों के अंदर। कल को तो आप हम घर में नमाज पढ़ रहे होंगे, आप घुस जाएंगे, बोलेंगे नमाज क्यों पढ़ रहे घर के अंदर? क्या इस दिशा में आप देश को लेकर चले जाएंगे क्या? ये सरासर गलत है, असंवैधानिक है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म के जो देश का है उसके खिलाफ है ये सब चीजें। दुश्वार महाराष्ट्र के पालघर में मनरेगा के खिलाफ बड़ी रैली निकाली गई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इलाके के पालघर इलाके में 50,000 अफराद जमा किए और 50,000 अफराद पर मुश्तमिल अजीम मार्च का आगाज किया। शुरका में ज्यादातर किसान और कबायली शामिल थे। इस दौरान मनरेगा की बहाली का मुतालबा किया गया। जंगलाती हुकूक के कानून की मुनासिब अमलदारी पर जोर दिया गया। स्मार्ट मीटर स्कीम की मनसूखी का मुतालबा किया गया और लेबर कोड के खात्मे की मांग की गई। हजारों लोगों ने इन मुतालिबात को लेकर जिला कलेक्ट्रेट की तरफ मार्च किया। सीपीआईएम का कहना है कि मार्च बीजेपी की मरकजी और महाराष्ट्र हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अवामी मुजाहरा है। मुल्क स्पेन के जनूबी इलाके में तेज रफ्तार मुसाफिर ट्रेन अचानक पटरी से बेकाबू होकर मुखालिफ सिमत से आने वाली ट्रेन से टकरा गई, जिसके नतीजे में दोनों ट्रेनें उलट गई। इस हादसे में 39 मुसाफिर मौके पर हलाक हो गए। 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 21 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हादसे के वक्त एक ट्रेन में 300 से ज्यादा जबकि दूसरी ट्रेन में तकरीबन 100 मुसाफिर सवार थे। तसादुम की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि डब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए और ट्रैक पर कई मुकामात पर उसके टुकड़े भी इकट्ठे किए गए। हादसे के फौरन बाद इमदादी टीमें, फायर ब्रिगेड और तिब्बी अमला मौके पर पहुंचा। जख्मियों को करीब अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जबकि ट्रेन सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। ईरान अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सख्त लहजे में खबरदार किया है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ किसी भी किस्म का हमला पूरी ईरानी कौम के खिलाफ मुकम्मल ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बयानात की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। पेश इस हवाले से हमारी तफसीली रिपोर्ट। सदर ईरान मसूद पेज़ेश्कियान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा है कि अमरीका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से आयद की गई गैर इंसानी पाबंदियाँ और तवीन दुश्मनी ईरानी अवाम को दरपेश मुआशी मुश्किलात की बड़ी वजूहात में शामिल हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ किसी भी किस्म का हमला पूरी कौम के खिलाफ जंग के मुतरादिफ होगा। इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने हालिया हंगामों, तशद्दुद और हलाकतों का जिम्मेदार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को करार देते हुए कहा था कि ईरान में होने वाली तबाही के पीछे गैर मुल्की अनासिर मुलव्वस हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आयतुल्ला खामेनेई की क़यादत के खात्मे का मुतालबा कर चुके हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अब ईरान में नई क़यादत लाने का वक्त आ गया है। वाज़ेह रहे कि ईरान में गुज़िश्ता माह के आखिर में ताजरों की जानिब से शुरू होने वाला पुरअमन एहतजाज एक हफ्ते बाद पुरतशद्दुद हो गया था। ईरान ने अमरीका और इसराइल पर मुजाहिरीन को उकसाने और बैरूनी खुफिया एजेंसियों के ज़रिए हंगामा आराई कराने के इल्ज़ामात आयद किए थे। इसी तनाजुर में इसराइल में अमरीका के साबिक़ सफ़ीर डॉन शपीरो ने दावा किया है कि सदर ट्रंप आइंदा चंद हफ्तों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डॉन शपीरो का कहना है कि अमरीका ईरान की मौजूदा क़यादत को हदफ बनाने का इरादा रखता है और इस फहरिस्त में आयतुल्ला खामेनेई भी शामिल हो सकते हैं।
سابق امریکی سفیر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ مشرق وسطی میں ایک بڑا بحری بیڑا تعینات کر سکتا ہے جس کا مقصد ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی اور کسی بھی جوابی رد عمل کی صورت میں دفاعی تیاریوں کو مضبوط بنانا ہے۔ تاہم ان دعووں پر امریکی حکومت کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ایران میں جاری شدید احتجاجی سیکورٹی کریک ڈاؤن اور مواصلات بندش کے درمیان وہاں پر مقیم ہزاروں ہندوستانی شہریوں کی سلامتی ایک بڑا چیلنج بن گئی۔ ایسے نازک حالات میں ہندوستان نے ایک بار پھر اپنے فعال سفارتکاری اور انسانی ہمدردی پر مبنی پالیسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران سے اپنے شہریوں کی محفوظ وطن واپسی کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات شروع کر دیے۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ کے ذریعے سے۔ ایران میں جنوری 2026 میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر تہران میں بھارتی سفارت خانے نے تقریباً 9 سے 10 ہزار بھارتی شہریوں کی محفوظ واپسی کو یقینی بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ملک بھر میں جاری احتجاج، سیکورٹی کارروائیوں اور انٹرنیٹ بندش کے باعث بھارتی شہری شدید مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ بھارتی مشن نے 24 گھنٹے فعال ہیلپ لائنز قائم کی اور براہ راست رابطہ مہم کے ذریعے طلبہ، زائرین، پیشہ ور افراد، تاجروں، سیاحوں، طبی تربیت حاصل کرنے والوں اور سمندری عملے سے رابطہ کیا۔ تہران، قم اور گلستان یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلبہ جبکہ مشہد اور قم میں موجود زائرین کو خصوصی طور پر ترجیح دی گئی۔ سفارت خانے نے پاسپورٹس اور ذاتی کوائف جمع کر کے ترجیحی بنیادوں پر انخلاء کی رجسٹریشن کی، جبکہ بھارتی شہریوں کو احتجاجی مقامات سے دور رہنے اور محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی گئیں۔ مقامی حکام کے ساتھ رابطے کے ذریعے آرمینیا اور ترکمنستان کے زمینی راستوں اور متحدہ عرب امارات کے لیے بحری راستوں کو بھی متبادل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے غزہ کی تعمیر نو اور امن و استحکام کے لیے ایک نئے عالمی فورم بورڈ آف پیس کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے ہندوستان، پاکستان سمیت درجنوں ممالک کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ اس مجوزہ بورڈ میں شمولیت، فنڈنگ، قیادت اور اس کے مقاصد پر عالمی سطح پر بحث اب تیز ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیے اس حوالے سے ہماری تفصیلی رپورٹ، مجھے دیجیے اجازت، بنے رہیں منصف ٹی وی کے ساتھ۔ امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے مجوزہ عالمی فورم بورڈ آف پیس میں ہندوستان، پاکستان اور کئی دیگر ممالک کو شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ واشنگٹن اس بورڈ کو غزہ اور اس سے آگے امن و استحکام کے لیے ایک نئے بین الاقوامی ادارے کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق $1 ارب کی مالی معاونت مستقل رکنیت کی ضمانت دے گی، جبکہ دیگر ممالک کو 3 سالہ مفت رکنیت کی پیشکش کی گئی ہے۔ جمع ہونے والی رقم غزہ کی تعمیر نو کے لیے استعمال کی جائے گی۔ ہنگری اور ویتنام نے اس بورڈ میں شامل ہونے کی دعوت قبول کر لی ہے، جبکہ آسٹریلیا، پاکستان، اردن، کینیڈا، مصر اور دیگر ممالک اس پر غور کر رہے ہیں۔ ہندوستان کو بھی دعوت نامہ موصول ہوا ہے، تاہم نئی دلی نے اب تک باضابطہ موقف کا اعلان نہیں کیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے دعوت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے فلسطین کے حل اور غزہ میں امن کے لیے عالمی کوششوں کا حصہ بنتا رہے گا۔ تاہم وزیر اعظم کی جانب سے بورڈ میں شمولیت پر کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ دوسری جانب اسرائیل نے بورڈ آف پیس پر شدید اعتراض اٹھایا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ بورڈ کی تشکیل میں اس سے مشاورت نہیں کی گئی اور یہ غزہ سے متعلق اسرائیلی پالیسی کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم نتن یاہو نے اسرائیلی وزیر خارجہ کو اس معاملے پر امریکی ہم منصب سے رابطہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ اس بورڈ کے چیئرمین ہوں گے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور دیگر اہم شخصیات اس کا حصہ ہوں گی۔ ٹونی بلیئر واحد غیر امریکی رکن ہوں گے جن کی شمولیت کو بعض حلقے متنازع بھی قرار دے رہے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت غزہ میں ایک بین الاقوامی استحکام فورس کے قیام کی تجویز بھی شامل ہے، جس کی قیادت میجر جنرل جیسپر جیفرز کریں گے۔ تاہم اس فورس کے مینڈیٹ، فوج کی فراہمی اور حماس کو غیر مسلح کرنے کے طریقہ کار پر تاحال کئی سوالات موجود ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کے قیام کے وسیع تر معاہدے کے بغیر غیر مسلح نہیں ہوگی، جبکہ اسرائیل واضح کر چکا ہے کہ حماس کے ہتھیار ڈالے بغیر وہ غزہ سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ماہرین کے مطابق بورڈ آف پیس کے لیے سب سے بڑا امتحان جنگ بندی کو برقرار رکھنا، متضاد مفادات کے درمیان توازن قائم کرنا اور زمینی حقائق کے مطابق قابل عمل حل نکالنا ہوگا۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔